हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी स्टॉक के बारे में। इस वीडियो में मैं बताऊंगा इसका फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, और इसके साथ साथ इस कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या क्या हैं, क्या इसके एस्टिमेट्स रहेंगे, क्या इसने टारगेट सेट किए हुए हैं। ये सारे जो फ्यूचर प्लान्स और जो भी न्यूज़ हैं इसकी, वो आप यहाँ पर राइट साइड में इमेज में देखेंगे, ठीक है, जो कि हिंदी में रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस में हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी की बेसिक्स को समझें, समरी को देखें तो मार्केट कैप 81,000 करोड़ का है, करंटली 60 पे ट्रेड कर रहा है। उछाल लिया था स्टॉक ने, 70 प्लस गया था, लेकिन दोबारा से स्टॉक में गिरावट है। अब ये गिरावट कहाँ तक रहेगी, आने वाले टाइम में क्या उछाल और हो सकते हैं, वो हम इस वीडियो में आगे चल के जानेंगे। डिविडेंड कंपनी नहीं पे करती है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी और ROE कंपनी के अच्छे हैं। अब चलते हैं पीर कंपैरिजन पर, जहाँ काफ़ी चीज़ें हमें इस सेक्टर की क्लियर हो जाएंगी। इस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं तो उनमें इस कंपनी का नाम 6ठे नंबर पर आता है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो हिटाची एनर्जी है, ABB है, साइमंस है, ठीक है, साइमंस एनर्जी लिमिटेड है। ये सारे स्टॉक इस सेक्टर के हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन की, ठीक है, और डिविडेंड की, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेट क्वार्टरली रुपीज़ प्रॉफिट जो है, नेट कितने % वेरिएशन रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको प्रॉफिट क्या है परसेंटेज वेरिएशन दिखेगा। तो सुज़लोन में लगभग 7% का वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है, जबकि इसके ऊपर जो कंपनी है उसमें 1162% का वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये जो सेल का परसेंटेज वेरिएशन, और ये ROCE, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से इस स्टॉक को देखिए जिसमें हमें 1162% का वेरिएशन देखने को मिल रहा है, 1162%। हिटाची, यहाँ पर इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 20,000 रुपये का पर स्टॉक प्राइस है, और मार्केट कैप 90,000 करोड़ का यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब इसका स्टॉक प्राइस इतना ज़्यादा कैसे चला गया, और स्टॉक्स के कंपैरिजन में ये कई गुना है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस कंपनी ने अभी तक अपना स्टॉक स्प्लिट नहीं किया है, ठीक है। तो कंटिन्यू कंपनी का जो स्टॉक है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट के नंबर पर पहुँचें तो हमें देखने को मिलता है कि जो ईयर ऑन ईयर बेस पर है वहाँ पर हमें सेल बढ़ती दिखी है, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में हमें सेल कम होती दिखी है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट की भी, तो टैक्स जो है परसेंटेज बढ़ने की वजह से हमें प्रॉफिट वेरिएशन काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, और वहीं पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बहुत बड़ी गिरावट हमें नंबर्स में देखने को मिल रही है, जिसका इफेक्ट पड़ रहा है कि स्टॉक प्राइस रिसेंटली डाउन ट्रेंड में है। अब अगर हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में आप देखोगे तो कंपनी बोरोविंग बिल्कुल कम करती जा रही है, ईयर ऑन ईयर बेस पर आप देखिए, ठीक है। और बोरोविंग कम कर रही है, इसके साथ साथ इस बोरोविंग को रीपे भी कर रही है, और लगातार हमें रिजर्व कंपनी के बढ़ते नज़र आ रहे हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल आप देखोगे तो रिजर्व में काफ़ी बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। कैश फ्लो में अगर हम चलते हैं तो अगर हम ऑपरेशंस के ज़रिए जाने की कंपनी ने कितना प्रॉफिट बुक किया है, तो कितना अच्छा उछाल हमें देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ वहीं पर अगर हम कंपनी की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाते हैं तो हमें रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग होती दिखती है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर में यहाँ पर बनता दिख रहा है। यानी कि कंपनी अपने रिजर्व बढ़ा रही है, उसके बाद रीपेमेंट भी कर रही है, बोरोइंग उसने अपनी कम कर दी है। तो ये सारे फैक्टर काफ़ी पॉजिटिव हैं। नेगेटिव फैक्टर क्या देखने को मिला है हमें पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, इस क्वार्टर में नंबर कम देखने को मिले प्रॉफिट के। कंपनी ने ज़्यादा बढ़िया रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, प्रॉफिट बुक नहीं किया, ठीक है। उसके बाद आगे देखते और क्या नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे डिविडेंड भी नहीं पे कर रही, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट लोगों के दिमाग में रहता है, ठीक है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट हमारे सामने आता है कि जो प्रोमोटर है वो अपनी होल्डिंग को कम कर रही है। अगर प्रोमोटर के हाथ से ताकत चली जाएगी और पब्लिक के हाथ में ताकत आ जाएगी तो पब्लिक को क्या है, या तो पब्लिक आपस में ही कन्फ्यूज रहेगी, या फिर इंस्टीट्यूशंस आराम से पब्लिक को मैनिपुलेट कर सकता है। न्यूज़ ऐसी आएंगी, या फिर एकदम से ज़्यादा बाइंग के ऑर्डर डाल देगा, ठीक है, प्राइस एकदम हाइक करेगा, ठीक है। पब्लिक उसके ऊपर और ज़्यादा उछल के आएगी उसको बाइंग करने के लिए, और उसके टाइम पे फिर इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे बेनिफिट्स ले सकता है। प्रोमोटर को मिनिमम 50% होल्डिंग अपने पास रखनी चाहिए अगर कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक आप देख रहे हैं। भले ही उसमें प्राइस में वेरिएशन बहुत देरी से आए, लेकिन वहाँ पर मालिकाना हक अगर कंपनी के प्रोमोटर के पास रहता है तो वो कंपनी एक स्टेबल डायरेक्शन में वहाँ पर रहती है, क्योंकि डिसीजंस मेकर उसमें कम रहते हैं। पब्लिक में अगर आप देखोगे तो 55% है, तो यहाँ पर ये डिसीजन मेकर्स रहेंगे तो चीज़ें सही नहीं रहेंगी।
मालिकाना हक दूसरे पे चला जाना सही नहीं रहता है। अब यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूशंस में FII यहाँ पे आपको दिखेगा बढ़ता हुआ लगातार, ठीक है 23%। वहीं पर DII देखिए, DII यहाँ पे 9% थी सितंबर 23 में, फिर थोड़ी कम हुई, लेकिन फिर से यहाँ पर हमें परसेंटेज बढ़ती दिख रही है। पब्लिक 55% यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। तो ये ऐसा स्टॉक है जहाँ पर मुझे पब्लिक और इंस्टीट्यूशंस एक साथ बढ़ते दिखे हैं, लेकिन मालिकाना हक प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग कम होना एक नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पर डालता है। अब अगर हम DII में बात करें तो किसने यहाँ पर बाइंग की है, तो अभी रिसेंट के क्वार्टर में आप देखोगे तो LIC की यहाँ पर बाइंग और मोतीलाल ओसवाल की यहाँ पर हमें बाइंग दिख रही है। यानी कि कितने परसेंट आप देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग जो LIC ने रिसेंट में यहाँ पर लगातार बाइंग की है और मोतीलाल ओसवाल ने भी यहाँ पर इस क्वार्टर में बाइंग की है, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशंस की इन्वेस्टमेंट हमारी समझ में आती है, जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है, DII है। तो ये इस स्टॉक का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस है। साइड में आपने न्यूज़ भी देख ली है, फ्यूचर टारगेट, फ्यूचर प्लान आपने इस कंपनी के देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के जरिए समझते हैं कि प्राइस के क्या टारगेट हमें आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। सुजलोन एनर्जी के टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो लगभग हमें समझ में आता है 2025 के स्टार्टिंग से, यहाँ से आप देखोगे तो स्टॉक प्राइस लगभग इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम है, ये कैंडल हमें बड़ी बनती दिखी। लगभग स्टॉक प्राइस का हाई 74 था, लेकिन उसके बाद से स्टॉक प्राइस दोबारा से नीचे आ रहा है। तो क्या ये बॉटम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस है, तो अब ये सपोर्ट बन सकता है। तो इस तरीके से अगर आप प्राइस एक्शन को समझते हैं, और उसी चीज़ के लिए हम पिवट इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक ने थोड़ा सा 2024 के बाद से एक बड़ा उछाल लिया था। उससे पहले एक रेंज में हायर हाई और हायर लो बनाते हुए स्टॉक प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था। उससे पहले स्टॉक प्राइस काफ़ी ऊपर से गिर के आया है। प्राइस अगर हम बात करें तो काफ़ी हाई से लो आया है। लगभग स्टॉक प्राइस 2009 या 8 के टाइम की हम बात करें तो 550 की रेंज में स्टॉक प्राइस लगभग यहाँ पर था। तो अब क्या इनको दोबारा से बीट कर सकता है? तो जिस तरीके से पिछले नंबर हमें देखने को लगे, क्वार्टर्स के नंबर, चाहे वो फिर आप ईयर ऑन ईयर बेस पर बात करें, चाहे फिर वो क्वार्टरली नंबर्स की बात करें, कंपनी की परफॉर्मेंस में सुधार हुआ है। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो एनर्जी सेक्टर में आने वाले टाइम में सुजलोन एनर्जी का फ्यूचर हमें काफ़ी अच्छा दिख रहा है। दो ही एनर्जी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे, दो ही सेक्टर, चाहे फिर वो सोलर पैनल वाले सेक्टर हैं या फिर विंड से जो एनर्जी जनरेट होती है, ये दो। क्योंकि हम कंटिन्यू न्यूज़ में देख रहे हैं कि किस तरीके से हैवी रेन की वजह से हिली एरिया में थर्मल पावर प्लांट को लगाना काफ़ी मुश्किल है। वाटर से एनर्जी जनरेट करना काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, डैम्स पे कंटिन्यू उन चीज़ों के इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, चीज़ें कोलैप्स हो रही हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये एक सेफ सेक्टर है जिसमें आगे चल के काफ़ी फ्यूचर हमें दिख रहा है। अगर हम टारगेट की बात करें, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर हम टारगेट की बात करेंगे तो हमें समझ आता है कि यहाँ पर आपको समझ आ रहा है कि प्राइस R2 पे आके रुकना था, ठीक है। इस तरीके से कंसोलिडेट किया, अब यहाँ से वापस आएगा तो S1 यही रेंज है 41। अगर यहाँ पर रुकता है तो अदरवाइज़ आप देखोगे तो ये प्राइस इस तरीके से भी जा सकता है। 60 पे एक हायर ये लो है, ये हायर हाई है, अब ये हायर लो है, तो यहाँ से नया टारगेट 80 रुपीज़ का हमें मिल सकता है। कंसोलिडेशन इस साल यहाँ लगभग 80 के रेंज तक ही रह सकता है। तो हमारी एक रेंज है जो हमें समझ में आती है, स्टॉक प्राइस इसी रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है आने वाले टाइम में अप टू 50। यहाँ पर अगर रहेगा प्राइस, ठीक है, तो यहाँ से वापस ऊपर 80 तक के टारगेट, ये स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस हमें समझ में आता है। डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो इस मंथ के एंड तक यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम जगह पर प्राइस है। अब यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाता है तो हमें 66 दोबारा से और यहाँ पर 71 के जो टारगेट है ये मिलते दिख सकते हैं। इस मंथ के एंड का हायर टारगेट 68 और 71 है। इस मंथ के इतने टारगेट हमें आने वाले टाइम में दिख रहे हैं। अगर प्राइस नीचे गिरता है तो सपोर्ट 57 रुपीज़ पर हमें दिख रहा है। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। सब कुछ डिटेल इसमें हमने कवर कर लिया है, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किए बिना ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।